नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, सहारा निवेशक और सहारा निवेशकों जैसे और भी निवेशक किस प्रकार से देश में परेशान हैं, बदहाल हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन हैं? इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल है, सरकार है, अदालत है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, कंपनीज है। इस सब पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट का यह कहना है कि यह सब कोई बात नहीं होती, सब कुछ ठीक चल रहा था। सहारा का केस अन्य निवेश करने वाली कंपनियों से अलग है और सहारा एक ग्रोइंग कंपनी थी, बहुत बड़े निवेशकों के पुल के साथ ये आगे बढ़ रही थी और सहारा ने बहुत बड़े सपने देख लिए और उस सपनों को पूरा करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास जाना शुरू कर दिया और वही इनके अवसान का कारण बना। आज इसी मुद्दे पर हमारे दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, जो सहारा के निवेशक बंधु हैं, जो सहारा के एम्प्लॉई हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये अभियान तब तक जारी रहे जब तक कि रिलीफ नहीं मिल जाता है और इसीलिए हर अंतराल पर हम एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल विजयनाथ जी। कर्नल विजयनाथ जी रिटायर्ड डिफेंस के ऑफिसर तो हैं ही, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये एमबीए फाइनेंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनका मेन ट्रेड रहा है, एमबीए फाइनेंस है और फाइनेंस एंड ऑपरेशन है। और हमारे साथ ध्रुव अग्रवाल जो जाने माने देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में कहीं पर ये जनरल सेक्रेटरी हैं, कहीं पर प्रेसिडेंट हैं। 50 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। व्यापार मंडल के सदस्य तो हैं ही हैं, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं और आजकल बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सामाजिक सेवाओं में दखल दे रहे हैं। तो बहुत आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और जो हमारे साथ जो निवेशक बंधु हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कर्नल विजयनाथ झा या ध्रुव अग्रवाल जी, आप दोनों में से कौन शुरू करना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कर्नल साहब? जी हाँ कर्नल साहब। हाँ, सहारा ने, आपको याद होगा 2010 के आसपास जब आपने देखा होगा कि इंग्लैंड का चमकता हुआ ग्रॉस वेनर खरीद लिया, अमेरिका में न्यूयॉर्क प्लाजा खरीद लिया और जब वहां पे तिरंगा लहराया तो सहारा तो दूसरे पायदान पर था। पूरा देश को लगा कि ग्रॉस वेनर होटल पे तिरंगा लहरा दिया और वो तिरंगा मैं समझता हूं कि देश के करोड़ों निवेशकों का तिरंगा था। देश के करोड़ों ऐसे जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, जो एजेंट थे, जो सहारा के, जो कर्मी थे सहारा के, उनका तिरंगा था और सहारा के निवेशकों का तिरंगा था। माध्यम ये जरूर वो कंपनी बनी थी और कंपनी उस तिरंगे को लेकर के वहां पहुंची थी और ग्रॉस बैनर पे भारत का तिरंगा जब लहराया तो हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस किया कि इतना लब्ध प्रतिष्ठित होटल को कोई इंडिया की कंपनी खरीद करके और यूनियन जैक हटा करके तिरंगा लगा और फिर बाद में यूनियन जैक भी लगा वहां पे, वो अलग विषय है। लेकिन भारत की कोई कंपनी इंग्लैंड में जाकर के इस तरह से एक लब्ध प्रतिष्ठित होटल को खरीद ले और वहां तिरंगा लहरा दे, तो मैं समझता हूं कि एक गुलाम भारत का ये सबसे ताकतवर चेहरा था जब भारत अपनी गुलामी से बाहर निकला और हमारे जो ये करोड़ों छोटे छोटे निवेशक हैं, ये उनके पैसे का तिरंगा वहां फहरा दिया। तो ये गड़बड़ी क्या हो गई, कहां हो गई गड़बड़ी? कैसे सहारा ने गलती की, कैसे सहारा प्रबंधन ने चूक किया, या कैसे सहारा प्रबंधन की क्या कोई नीयत खराब हुई? कहां से गड़बड़ी हुई? जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा था, लाखों करोड़ों लोग बढ़ रहे थे और भारत समृद्ध हो रहा था, वो कैसे गड़बड़ी में फंस गया? देखिए, सहारा ने जो आपने जो बताया इंग्लैंड में जो खरीदा उन्होंने, वो तो ठीक है, लेकिन उनका मूलतः जो व्यापार था मेरे हिसाब से फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था
क्योंकि वो जितने लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे उसके ऊपर सेबी ने बाद में, आपको मालूम है, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि सेबी को ऐसा लगा कि ये गैर कानूनी है और ये सिद्ध भी हुआ कि गैर कानूनी था। हमारे देश में पैसा जमा करने का एक प्रतिक्रिया होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होता है, और एक कहावत भी है, ये बायर्स बी अवेयर, मतलब जो भी बॉन्ड आप खरीदते हो तो खरीदार की जिम्मेवारी होती है संपूर्णता। और सहारा ने, हम इस बात पर ये निसंदेह है कि सहारा के पास धन काफी था और शुरुआत में वो पैसे देते रहा, लेकिन ज्यादा पैसा लेना और अगर देश की आर्थिक स्थिति सही दिशा में नहीं गई तो इतना पैसा उन्होंने जमा किया, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये बात हमें मानना पड़ेगा। हम ये बात कतई नहीं मान सकते हैं कि हमने मान लीजिए बहुत रुपया इकट्ठा किया और उसको निवेश करेंगे और वो निवेश अच्छा साबित होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। इन्होंने, आपको जो हमें ज्ञात हुआ है, लाखों 12 लाख एजेंट इनके थे। अगर 12 लाख एजेंट होंगे तो करोड़ों निवेशक होगा। जब करोड़ों निवेशक होगा तो क्या जो करोड़ों निवेशकों का पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, क्या वो सही जगह निवेश में लगाया होगा? और वो निवेश जब बड़ा पैसा हो जाता है तो मैनेजमेंट की और फाइनेंशियल की बहुत जटिलता आ जाती है और इतना आसान नहीं होता उसमें रुपया बनाना। तो मैं नहीं समझता कि अगर सेबी दखल न देती, रोकती नहीं, तो ये चेन बढ़ता जाता और बहुत से निवेशक इसमें फंसते चले जाते। तो सेबी ने जो करा वो सही था। उस समय जितना पैसा सेबी के ये सहारा के पास था, तो जो सहारा कंपनी है उसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि वो पैसा नहीं लौटाना चाहती थी। वो निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती थी और अभी भी उनकी मंशा है कि सहारा का निवेश का जो लोगों निवेशित किया है उनका पैसा वो निश्चित तौर से लौटाएगी, बस प्रक्रिया की देर है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।